डन। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बिल्कुल बढ़िया होंगे, बिल्कुल मजे में होंगे। तो भाई लोग, स्वागत है आप सब लोगों का आपके बैच प्रयास जेई हिंदी में, आपके चैप्टर केमिकल बॉन्डिंग के लेक्चर नंबर 11 में। यस जनता, तो प्लीज मुझे जल्दी से बताएं भाई, क्या हालचाल है आप सबके, कैसे हो आप सब? एंड मेरी आवाज सही से सब तक आ रही है क्या? यस, क्या मैं सबको सुनाई दे रहा हूं, दिखाई दे रहा हूं? यस जनता, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, नमस्ते, राम राम। हाँ जी, क्या मेरी आवाज सबको ठीक ठाक आ रही है? क्या मैं सबको एकदम बढ़िया सुनाई दे रहा हूं, दिखाई दे रहा हूं? प्लीज बताइए। यस, आज हम आ गए हैं यार लेक्चर नंबर 11 पे। ये चैप्टर जो है ये बिल्कुल एंडिंग की तरफ आ गया है ना? 2 से 3 लेक्चर और बचे हैं, ये चैप्टर हो जाएगा पैकअप। ठीक है, आज हम पढ़ने वाले हैं यहां पे ध्रुवता के बारे में। हमने थोड़ा बहुत ध्रुवता के बारे में ऑलरेडी डिस्कशन किया था कि जितने भी आयनिक आबंध होते हैं उनमें सहसंयोजी लक्षण होते हैं, जिसे मैंने फजान्स के नियम के द्वारा आपको समझाया था। सर फैन स्पीड कर देना सेट, है ना? परंतु जितने भी सहसंयोजी आबंध होते हैं उनमें भी तो आयनिक लक्षण होते होंगे। हमने आपको बोला था कि जितने भी सहसंयोजी आबंध होते हैं उनमें आयनिक लक्षण होते हैं, और जितने भी आयनिक आबंध होते हैं उनमें सहसंयोजी लक्षण होते हैं। तो जितने भी सहसंयोजी आबंध है उनमें आयनिक लक्षण कैसे चेक करेंगे उसकी चर्चा करेंगे हम आज की क्लास में। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो भाई लोग, कुछ बच्चे कह रहे हैं कि कल की डीपीपी नहीं बनी। यार जहां तक मेरा ख्याल है शायद आगे की टॉपिक की डीपीपी आपके पास आई है, ऐसा कुछ है क्या? शायद आगे की टॉपिक की डीपीपी आपके पास आई है, इसलिए नहीं बनी होगी। कोई बात नहीं, परेशान मत हो, आज के लेक्चर के बाद ट्राई करना, बन जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सही है जी, आई लव यू टू बच्चों, लव यू टू यार। यस, हाँ जी, सीताराम सीताराम, बहुत बढ़िया। आज डायपोल मूवमेंट सीखेंगे। आज का टॉपिक आसान है। देखो, पिछली क्लास मैंने खुद कही थी, इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना, बैक बॉन्डिंग है, नए कॉन्सेप्ट्स हैं, सारी चीजें ध्यान से समझना। आज का टॉपिक काफी आसान है, काफी मक्खन है, बहुत इजीली तुम लोग कर जाओगे आज की क्लास हैंडल, आसान होंगी चीजें। ठीक है, अगर आपको फिजिक्स में एक चैप्टर आता है वेक्टर, जब फिजिक्स पढ़ाई जाती है तो शुरुआत में एक चैप्टर पढ़ाया जाता है वेक्टर, है ना? अमित सर ने आप लोगों को पढ़ाया होगा। अगर वो चीज आपको अच्छे से आती है तो फिर आप ये वाली चीज हैंडल कर जाओगे जो हम आज की क्लास में करने वाले हैं, है ना जी? ओके, चलिए शुरू करेंगे आज की क्लास, शुरू करेंगे आज की क्लास। चलो आओ भाई, एक एक करके स्टार्ट करते हैं। बैक बॉन्डिंग एक बार दोबारा पढ़ना। बैक बॉन्डिंग एक बार में कई बार लोगों को समझ नहीं आती। आपको क्या करना होगा, एक बार दोबारा लेक्चर खोलना, मेरी एक एक लाइन ध्यान से सुनना, और एक एक एग्जाम्पल जो मैं बोर्ड पे समझाता जा रहा हूं उसे कॉपी पे दोबारा खुद से ट्राई करके देखना। ठीक है, तब आपको चीजें समझ में आने लग जाएंगी। ओके जी, चलिए, जब ये चैप्टर खत्म हो जाएगा तो फिर हम एक लेक्चर लाएंगे जिसमें हम पीवाईक्यूज प्रैक्टिस करेंगे, और उसी लेक्चर में अगले चैप्टर का एक बेसिक इंट्रोडक्शन शुरू करेंगे, जिस तरह हमने बॉन्डिंग शुरू किया था पीरियोडिक खत्म करके, है ना? ओके, डीपीपी के वीडियो सोल्यूशन का ऐसा है बेटा, डीपीपी के सारे सोल्यूशन आप लोगों को नहीं दे रहे हैं। जो मुझे ऐसे लेंगे ना, बहुत खास सवाल है ना, उनके मैं अलग से सॉल्यूशन रिकॉर्ड कर दूंगा। बाकी सॉल्यूशंस आपको बेसिक तो मिलते ही हैं, राइट? ठीक है जी, चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। बेटा मॉड्यूल नहीं है तो मॉड्यूल लो ना, किसका वेट कर रहे हो? मॉड्यूल नहीं है तो मॉड्यूल लीजिए प्लीज, किसका वेट कर रहे हैं? राइट, मॉड्यूल पीडब्ल्यू स्टोर से आपको मिल जाएगा। चलो आओ, आज की क्लास एक नया टॉपिक शुरू करते हैं अभी। बेटा 5 मिनट का रेस्ट, 5 मिनट मैंने बातों में लगा तो दिए, 5 मिनट मैंने बातों में लगा तो दिए, वो रेस्ट ही तो एक तरीके से। चलिए आइए भाई स्टार्ट करते हैं। संडे को पीवाईक्यू लेक्चर मुश्किल है, शायद हम क्लास लेंगे तो चैप्टर खत्म करने के लिए क्लास लेंगे। ठीक है, चलिए आइए स्टार्ट करें भाई लोग, चलिए आइए स्टार्ट करें भाई लोग। आज हम क्या करने वाले हैं? आज हम बात करने वाले हैं आबंधों में ध्रुवता की। कैसे आबंधों में? सहसंयोजी आबंधों में। ठीक है, पहले हम इसकी बात करेंगे, फिर इसी के आधार पे हम अगला टॉपिक शुरू करेंगे जिसका नाम होगा द्विध्रुव आघूर्ण। हम टॉपिक शुरू करेंगे जिसका नाम होगा द्विध्रुव आघूर्ण, इसे बोलेंगे डायपोल मोमेंट। और हम इसी की करेंगे बहुत सारी प्रैक्टिस, हम इसी की करेंगे तरह तरह की
प्रैक्टिस, अलग अलग टाइप के सवाल करेंगे। ओके, चलिए आइए इसको शुरू करते हैं। अगर हम इसे शुरू करना चाहते हैं, ध्यान से सुनिएगा, हम ये कहेंगे बेटा कि जो आपके सहसंयोजी आबंध होते हैं, हम ये कहेंगे कि जो आपके सहसंयोजी आबंध होते हैं, ये होते हैं दो तरीके के। जो आपके सहसंयोजी आबंध होते हैं, ये होते हैं दो तरीके के। एक होते हैं ध्रुवीय सहसंयोजी आबंध, एक होते हैं ध्रुवीय सहसंयोजी आबंध, एक होते हैं अध्रुवीय सहसंयोजी आबंध। ठीक है, एक होते हैं आपके ध्रुवीय सहसंयोजी आबंध, एक होते हैं अध्रुवीय सहसंयोजी आबंध। अच्छा जी, तो अगर ध्रुवीय और अध्रुवीय सहसंयोजी आबंधों की बात हो रही है तो हम क्या बात करेंगे यहां पे बेटा? ध्रुवीय का मतलब होता है पोलर, अध्रुवीय का मतलब होता है नॉन पोलर। प्लीज बात को ध्यान से समझें। ध्रुवीय का मतलब होता है पोलर, ध्रुवीय सहसंयोजी आबंध का मतलब होता है पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, अध्रुवीय सहसंयोजी आबंध का मतलब होता है नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। तो एक है पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, एक है नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। क्या मतलब होता है इसका बेटा? पोलर कोवेलेंट बॉन्ड का मतलब यह होता है एक ऐसा सहसंयोजी आबंध जिनमें दो परमाणुओं के बीच में वैद्युत ऋणता का अंतर ना हो। ना हो मतलब अध्रुवीय, हो मतलब ध्रुवीय। ठीक है, अगर दो परमाणु हैं बिल्कुल सेम, जैसे कि Cl और Cl, मैंने Cl2 अणु बनाया, तो जो वैद्युत ऋणता इसकी वही वैद्युत ऋणता इसकी, मतलब डेल्टा En क्या हो गया? 0। तो ऐसे यौगिक जिनमें वैद्युत ऋणता का अंतर 0 हो जाता है उसे कहते हैं अध्रुवीय सहसंयोजी आबंध। उसे क्या कहते हैं? अध्रुवीय सहसंयोजी आबंध। परंतु ऐसे यौगिक जिनमें वैद्युत ऋणता का अंतर होता है, अब यहां पे हाइड्रोजन और क्लोरीन दोनों में वैद्युत ऋणता अलग अलग है, डेल्टा En नॉन जीरो है, तो इसे हम क्या कहेंगे? ध्रुवीय सहसंयोजी आबंध। इसे हम क्या कहेंगे? ध्रुवीय सहसंयोजी आबंध। कि यहां पे वैद्युत ऋणता का अंतर है, हाइड्रोजन पे है डेल प्लस, क्लोरीन पे है डेल माइनस। हाइड्रोजन पे है डेल प्लस, क्लोरीन पे है डेल माइनस। जो ज्यादा वैद्युत ऋणी है उस पे डेल माइनस है, जो कम वैद्युत ऋणी है उस पे डेल प्लस है। जबकि यहां वैद्युत ऋणता का क्योंकि कोई अंतर नहीं है तो डेल्टा En का मान हो जाएगा 0। डेल्टा En का मान हो जाएगा 0। तो बेसिकली वैद्युत ऋणता एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट रहता है। हम कहते हैं उसी के आधार पे सारी चीजें डिसाइड होती है। जहां पे किसी आबंध में दो परमाणुओं के बीच वैद्युत ऋणता का अंतर दिखाई दे जाए उसे कहते हैं ध्रुवीय सहसंयोजी आबंध, और जहां वैद्युत ऋणता का कोई अंतर दिखाई ना दे उसे कहते हैं अध्रुवीय सहसंयोजी आबंध। क्लियर है? ये बात समझ में आई? ठीक है। परंतु बेटा मैं आपको ये तो बहुत ही बेसिक डेफिनेशन दे रहा हूं, पर ये डेफिनेशन हर जगह काम नहीं करती। बहुत सारे ऐसे अणु मैं आपको दिखा सकता हूं जिनमें वैद्युत ऋणता का अंतर होने के बावजूद वो क्या कहलाते हैं? अध्रुवीय कहलाते हैं। वैद्युत ऋणता का अंतर होने के बावजूद वो क्या कहलाते हैं? अध्रुवीय कहलाते हैं। एग्जाम्पल है BeCl2। तो तुम देखो बेरिलियम और क्लोरीन, वैद्युत ऋणता का अंतर है, जरूर है, एक धातु है एक अधातु है, वैद्युत ऋणता का अंतर होगा ही होगा, पर उसके बावजूद वो यौगिक क्या है? अध्रुवीय। BF3 अध्रुवीय, CCl4 अध्रुवीय, CH4 अध्रुवीय, PCl5 अध्रुवीय, SF6 अध्रुवीय। तो आपको यह समझ में आए कि ये जो डेफिनेशन मैंने आपको बताई है ये तो बहुत ही बेसिक भाषा में बताई है कि अच्छा अगर किसी दो परमाणुओं के बीच के आबंध की बात हो रही है तब ये डेफिनेशन लागू है। पर अगर आपके पास कोई ऐसा अणु आ गया जिसमें बहु परमाणु है, अगर आपके पास कोई ऐसा अणु आ गया जिसमें बहु परमाणु है, मतलब दो से ज्यादा परमाणु है, तो उस स्थिति में आप इस डेफिनेशन को लगा नहीं पाओगे। हम बोलेंगे वैद्युत ऋणता के अंतर वाली डेफिनेशन En के अंतर वाली डेफिनेशन
ईएन के अंतर वाली डेफिनेशन केवल तभी वैलिड है ईएन के अंतर वाली डेफिनेशन केवल तभी वैलिड है जब किसी अणु में केवल दो परमाणु हो। जब किसी अणु में केवल दो परमाणु। वैद्युत ऋणता के अंतर वाली डेफिनेशन केवल तभी वैलिड है जब किसी अणु में केवल दो परमाणु हो, जैसे H और Cl, जैसे Cl और Cl, केवल यहां तक की बात हो। पर अगर दो से ज्यादा परमाणु आ गए तो फिर यह डेफिनेशन काम नहीं आती कि ध्रुवीय सहसंयोजी आबंध वो नहीं होता जिसमें डेल्टा ई एन नॉन जीरो हो या यहां पे डेल्टा ई एन जीरो हो। वहां चीजें बदलती हैं। क्या बदलती हैं तो सुनिएगा ध्यान से। हम ये बोलेंगे दो से ज्यादा परमाणुओं वाले अणुओं की अगर हमने बात करी, यदि मैं बोलता हूं कि मेरे पास दो से ज्यादा परमाणु वाले अणु हैं, तो उस स्थिति में हम क्या बोलेंगे, दो से ज्यादा परमाणुओं वाले अणु में द्विध्रुव आघूर्ण देखना पड़ता है। द्विध्रुव आघूर्ण देखना पड़ता है। अच्छा जी, क्या होगा द्विध्रुव आघूर्ण, अब इस बारे में बात करते हैं। तो बेटा द्विध्रुव आघूर्ण का मतलब होता है म्यू। म्यू को इंग्लिश में कहते हैं डायपोल मोमेंट। म्यू को इंग्लिश में कहते हैं डायपोल मोमेंट। इसे हिंदी में कहते हैं द्विध्रुव आघूर्ण। ठीक है, इसे हिंदी में कहते हैं द्विध्रुव आघूर्ण। ओके, बहुत अच्छी बात है। क्या होता है, कैसे होता है, आइए समझें। बेटा डायपोल मोमेंट क्या है ना, डायपोल मोमेंट क्या है ना, बड़ी सिंपल सी बात है। डायपोल मोमेंट एक सदिश क्वांटिटी है। ठीक है, सदिश क्वांटिटी है मतलब एक वेक्टर क्वांटिटी है। ये हमें ये बताता है कि कोई भी अणु में कोई भी आबंध जो है उसमें कम वैद्युतरणीय तत्व से ज्यादा वैद्युतरणीय तत्व की तरफ हम जाएंगे दिशा को लेके, और उसका जो नेट आएगा उस पूरे अणु का, उससे डायपोल मोमेंट पता चलेगा। और डायपोल मोमेंट से डिसाइड क्या होता है, ये पक्की डेफिनेशन है कि अगर आ गया म्यू जीरो या फिर क्या आएगा म्यू नॉन जीरो। दो ही चीजें हो सकती है, या तो ये आ जाए जीरो या फिर ये आ जाएगा नॉन जीरो। ठीक है, या तो म्यू आ जाएगा जीरो या फिर म्यू क्या आ जाएगा, नॉन जीरो। तो अगर म्यू नॉन जीरो आ गया तो हम बोलेंगे, अगर म्यू नॉन जीरो आ गया तो हम क्या बोलेंगे कि जो बॉन्ड है, जो अणु है, वो कैसा है, ध्रुवीय अणु है। इस पे बहुत सवाल आते हैं जेईई मेंस में, आपको पता होना चाहिए म्यू कैसे निकलता है, अभी सिखाऊंगा। तो वो ध्रुवीय अणु है। पर अगर म्यू आ गया जीरो, अगर म्यू आ गया जीरो तो हम बोलेंगे वो अणु कैसा है, अध्रुवीय। अगर म्यू जीरो आ गया तो हम बोलेंगे वो अणु कैसा है, अध्रुवीय। बात को ध्यान से समझो। अगर म्यू नॉन जीरो आ गया तो वो पोलर मॉलिक्यूल है, अगर म्यू जीरो आ गया तो वो नॉन पोलर मॉलिक्यूल है। सही है। क्या होता है म्यू, कैसा होता है म्यू, चर्चा शुरू करते हैं। पर यहां तक जो भी मैंने बोला क्या वो पल्ले पड़ा गया, प्लीज ध्यान से देखें। हां जी, यस, यहां तक जो भी पढ़ा क्या वो पल्ले पड़ा गया, देखो ध्यान से। हां जी, सही है। अभी तो मैंने सिर्फ माहौल बनाना शुरू किया है। डन है। चलो आओ स्टार्ट करते हैं। चलिए आइए शुरू करें अगला कॉन्सेप्ट, बिना टाइम वेस्ट करें। पहले कॉन्सेप्ट सीखते हैं फिर प्रैक्टिस करेंगे इसकी अच्छे से। हमें बातचीत करनी है डायपोल मोमेंट क्या है।
तो आपको टॉपिक की हेडिंग से समझ आ गया होगा कि डायपोल मोमेंट मेरे पास एक ऐसा पैरामीटर है डायपोल मोमेंट मेरे पास एक ऐसा पैरामीटर है जो मुझे यह बताता है कि मेरा जो अणु है वो ध्रुवीय है या अध्रुवीय है ना। मतलब हम ये बोलते हैं किसी सहसंयोजी आबंध में किसी सहसंयोजी अणु में ध्रुवता चेक करने के लिए किसी सहसंयोजी अणु में ध्रुवता चेक करने के लिए काम आने वाला पैरामीटर क्या है? डायपोल मोमेंट है। किसी सहसंयोजी अणु में ध्रुवता चेक करने के लिए काम आने वाला पैरामीटर क्या है? डायपोल मोमेंट है, म्यू है। कैसे होता है बेटा? इसको लिखते हैं हम ये म्यू जो है वो बराबर होता है Q इंटू डी। म्यू जो है वो बराबर होता है Q इंटू डी। कैसे Q इंटू डी? देखो ध्यान से, अगर ये एक सहसंयोजी आबंध है तो हम बोलेंगे अगर यहां प्लस Q चार्ज है तो यहां माइनस Q चार्ज है और इनके बीच की बंध लंबाई क्या है? D। तो हमने बोला आवेश इंटू बंध लंबाई जो होती है उस चीज का जो प्रोडक्ट है, उस जो मल्टीप्लीकेशन को हम क्या कहते हैं? म्यू कहते हैं, डायपोल मोमेंट कहते हैं। ठीक है, ये जो म्यू है ना हम बोलेंगे एक वेक्टर क्वांटिटी है। म्यू एक वेक्टर क्वांटिटी है, संदिश मात्रा है। ठीक है, अगर वेक्टर क्वांटिटी है तो इसका मतलब है कि इसे दिशा भी लगेगी और परिमाण भी लगेगा, है ना। मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चीजों की जरूरत होगी। इसे मैग्नीट्यूड की भी जरूरत होगी और डायरेक्शन की भी जरूरत होगी। तो हमें यह समझ में आता है कि मैग्नीट्यूड तो आ जाएगा यहां से Q इंटू डी से। और मैं आपको बता दूं इस कैलकुलेशन का कभी सवाल नहीं आता, सवाल इसी पे आधारित आता है। डायरेक्शन, दिशा कैसे आएगी? हम बोलेंगे कम वैद्युत ऋणी तत्व से ज्यादा वैद्युत ऋणी तत्व की तरफ। हमारा जो एरो है वो कम वैद्युत ऋणी से ज्यादा वैद्युत ऋणी की तरफ जाता है और एरो पे ऐसे एक डैश लग जाता है। एरो पे क्या लग जाता है? ऐसे एक डैश लग जाता है। जैसे कि अगर मैंने बोला BeCl2 तो आप देखिए ध्यान से, ये BeCl2 है ना, तो आप बोलेंगे बेरिलियम कम वैद्युत ऋणी है, क्लोरीन ज्यादा वैद्युत ऋणी है, तो यहां पे इस दिशा में जाएगा इसका डायपोल मोमेंट और इस दिशा में जाएगा इसका डायपोल मोमेंट। ध्यान से देखिएगा, ऐसे एरो पे एक ऐसे बार लग जाती है। ठीक है, और क्योंकि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है तो हम बोलेंगे कि हमेशा किसी भी अणु में आप सब जगह पे डायपोल मोमेंट ले जाइए। जैसे आपने इधर बोला इस साइड जो डायपोल मोमेंट है लेट से वो μ1 है, इस साइड जो डायपोल मोमेंट है लेट से वो μ2 है और दोनों के बीच में एंगल है 180 डिग्री। तो हम बोलेंगे म्यू नेट क्या हो जाता है? अंडर रूट μ1 स्क्वायर प्लस μ2 स्क्वायर प्लस 2 μ1 μ2 cos थीटा। μ1 स्क्वायर प्लस μ2 स्क्वायर प्लस 2 μ1 μ2 cos थीटा। सही है जी? μ1 स्क्वायर प्लस μ2 स्क्वायर प्लस 2 μ1 μ2 cos थीटा, उसका वर्गमूल जो है वो होता है नेट डायपोल मोमेंट। वो क्या होता है? नेट डायपोल मोमेंट। और क्योंकि BeCl और BeCl ही है तो या तो हम बोल ही देंगे सेम डायपोल मोमेंट है, μ1 और μ2 का मान बराबर है। सही है, तो ये हमने नेट डायपोल मोमेंट निकालना देख लिया। ये हमने बोला दिशा और परिमाण पे डिपेंड करता है। दिशा कहां होती है? लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ। ये इसकी मैथमेटिकल क्वांटिटी है। हम यहां पे Q को बोलते हैं किसके अंदर? कूलम्स के अंदर। और D को बोल देते हैं मीटर के अंदर। कभी कभी Q को यूज किया जाता है ESU के अंदर,
डी को यूज किया जाता है सेंटीमीटर के अंदर, बट मैं आपको बता दूं जो हम मानक यूनिट यूज करते हैं, जो हम इसकी यूनिट यूज करते हैं वो क्या होती है, डिबाई, कैपिटल डी से रिप्रेजेंट किया जाता है, जबकि इसकी जो मानक यूनिट है एसआई यूनिट वो है कूलम मीटर, क्योंकि चार्ज होता है कूलम में, डिस्टेंस होता है मीटर में। अब आपके लिए होमवर्क है अपनी एनसीईआरटी से ये खोज के आना कि 1 डिबाई कितने कूलम मीटर के बराबर होता है। अपनी एनसीईआरटी खोलना, इसी बहाने टॉपिक पढ़ भी लोगे, ये खोज के आना कि 1 डिबाई कितने कूलम मीटर के बराबर होता है। इस पे ज्यादा कोई सवाल आना नहीं है, बट स्टिल हमें पता तो होना चाहिए। ठीक है, तो वो मैथमेटिकल हिसाब हो गया, ये डायरेक्शन वाला हिसाब हो गया। इस तरीके से हम बातचीत करते हैं। अब मैंने आपको ये बोला कि डायपोल मोमेंट इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि डायपोल मोमेंट की नेट वैल्यू ही ये बताती है कि कोई अणु ध्रुवीय है या अध्रुवीय है, और इस पे बहुत सवाल आते हैं, बहुत सवाल आते हैं। ठीक है, तो ये सिर्फ और सिर्फ वैद्युत ऋणता पे डिपेंडेंट चीज है। अगर ओवरऑल वैल्यू नॉन जीरो आ गई तो आपका ध्रुवीय अणु कहलाएगा, अगर वैल्यू जीरो आ गई तो अध्रुवीय अणु कहलाएगा। कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी, प्लीज बताएं। सही है जी, बहुत अच्छी बात है। अगर ये चीज समझ में आती है तो ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, मैं आपको बताता हूं एग्जाम्पल नंबर 1, मैं आपको दिखाता हूं एग्जाम्पल नंबर 1, ध्यान से समझो। एग्जाम्पल नंबर 1 है BeCl2। अगर BeCl2 की बात हमने करी तो आइए चेक करें कि ये ध्रुवीय है कि अध्रुवीय है। तो पहला काम है इसका स्ट्रक्चर बनाना। अब आपको संरचनाएं बनानी मैं अच्छे से सिखा चुका हूं, VACPR। तो BeCl2, अब ध्यान से देखो, दोनों साइड क्या सेम बॉन्ड है क्या, बेरिलियम से क्लोरीन, बेरिलियम से क्लोरीन। तो क्योंकि सेम तरीके का बॉन्ड है तो ये बात तो फिक्स है कि डायपोल मोमेंट का परिमाण तो दोनों जगह सेम आएगा, क्योंकि सेम माहौल है, डिस्टेंस भी सेम होगा, आवेश भी सेम होगा, पर हां दिशा ऑपोजिट होगी। आप ये कहोगे कि यहां पे क्लोरीन ज्यादा वैद्युत ऋणी है तो बेरिलियम से आप क्लोरीन चले गए म्यू पे, और यहां बेरिलियम से आप क्लोरीन चले गए म्यू पे, और आपको पता है ऑपोजिट डायरेक्शन के वेक्टर्स एक दूसरे को क्या कर देते हैं, कैंसिल कर देते हैं। तो आपने बोल दिया कि म्यू नेट क्या आ गया, जीरो। म्यू नेट क्या आ गया, जीरो। और अगर म्यू नेट आ गया जीरो तो इस अणु के लिए आपको क्या समझ में आ गया कि ये कैसा अणु है, अध्रुवीय अणु है। अब ये मैं इन दोनों को कैंसिल कैसे कर पाया, क्योंकि मुझे फिजिक्स आती है कि भाई ऑपोजिट डायरेक्शन में अगर सेम वेक्टर हो तो एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। पर जिन बच्चों को ये बात नहीं आती, सपोज करो, उनके लिए मैं प्रॉपर डिराइव करके दिखा देता हूं। ये एंगल कितना है, 180 डिग्री। तो आप देखिए μ1 का मान भी है म्यू, μ2 का मान भी है म्यू, और थीटा का मान है 180 डिग्री। ठीक है, तो हमारा नेट म्यू क्या हो जाएगा, हमारा नेट म्यू क्या हो जाएगा, √μ1 स्क्वायर प्लस μ2 स्क्वायर प्लस 2μ1 μ2 कॉस थीटा। राइट, अच्छा जी, तो ये देखना ध्यान से, म्यू स्क्वायर प्लस म्यू स्क्वायर, ये तो आ गया 2μ स्क्वायर, प्लस ये आ गया 2μ स्क्वायर, कॉस 180 क्या होता है, -1। सो 2μ स्क्वायर माइनस 2μ स्क्वायर, वैल्यू आ जाएगी जीरो। वैल्यू क्या आ जाएगी, जीरो। 2μ स्क्वायर माइनस 2μ स्क्वायर, वैल्यू नेट आ जाएगी जीरो। और अगर नेट म्यू जीरो आ गया तो अणु कैसा कहलाएगा, अध्रुवीय अणु कहलाएगा। अणु कैसा कहलाएगा, अध्रुवीय अणु कहलाएगा। कोई समस्या, कोई परेशानी, डन है, बढ़िया है, ठीक है जी। अगर ये चीज है तो मैं इस कैलकुलेशन को यहां कर देता हूं सो दैट अपने को थोड़ी जगह मिल जाए। देखना ध्यान से, हमने बोला म्यू नेट हो जाएगा √of μ1 स्क्वायर प्लस μ2 स्क्वायर प्लस 2μ1 μ2 कॉस थीटा, और थीटा है 180 डिग्री। तो जब हमने इसको यूज किया तो वैल्यू आएगी 2μ स्क्वायर प्लस 2μ स्क्वायर कॉस 180 डिग्री बोले तो -1। तो हमने बोला ये चीज नेट आ गई जीरो। और अगर ये चीज नेट आ गई जीरो तो अगर आपको इक्वल एंड ऑपोजिट वेक्टर्स एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, ये बात नहीं समझ आती तो आपने डिराइव करके भी देख लिया। सही है, बहुत अच्छा। अब cos 180 की वैल्यू तो आपको पता होनी चाहिए, आप मैथ्स के बच्चे हो यार, उतना नीचे तो हम नहीं जाएंगे। चलिए आइए अगले एग्जाम्पल पे चलते हैं। अगला एग्जाम्पल समझने की कोशिश करें। अगला एग्जाम्पल मैंने बोला BF3।
ठीक है, अगला एग्जाम्पल मैंने क्या बोला, BF3। अब अगर मैंने BF3 लिया तो BF3 का स्ट्रक्चर कैसा होता है, हर बच्चे को आता है BF3 बनाना, त्रिकोणीय समतलीय होता है क्या, BF3 क्या त्रिकोणीय समतलीय होता है क्या, इस तरीके से देखो ध्यान से, BF3 ऐसा होता है ना, बोरॉन बीच में, इधर फ्लोरीन और इधर फ्लोरीन। अब आपको पता है कि क्योंकि तीनों साइड सेम बोरॉन फ्लोरीन बोरॉन फ्लोरीन बोरॉन फ्लोरीन के बीच के आबंध हैं, तो हम बोलेंगे अगर इस दिशा में डायपोल मोमेंट है μ1, इस दिशा में डायपोल मोमेंट होगा μ1, और इस दिशा में भी डायपोल मोमेंट क्या हो जाएगा, μ1, क्योंकि तीनों बॉन्ड्स आपके बिल्कुल डिक्टो सेम है। अच्छा ठीक है, अब अगर मैं सिंपल फिजिक्स लगाऊं तो मैं ये बोलूंगा इन दोनों का नेट रिजल्टेंट आएगा इधर μ1 ही, और वो इसको इससे कैंसिल कर देगा, और मुझे ये समझ में आती है बेसिक फिजिक्स, अगर मेरी वेक्टर पे पकड़ अच्छी है कि म्यू नेट यहां भी क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। बट जिन बच्चों को ये बात नहीं समझ में आती, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको ये पता है कि यहां एंगल है 120 डिग्री, है ना, तो पहले इन दोनों को रिजॉल्व कर देते हैं, फिर इधर वाले को इधर के साथ 180 डिग्री पे रिजॉल्व कर देंगे। तो पहले इन दोनों का रिजल्टेंट निकालूं, इन दोनों का रिजल्टेंट कैसे आएगा, इन दोनों का रिजल्टेंट कैसे आएगा, तो वो आएगा म्यू रिजल्टेंट अंडर रूट ऑफ म्यू स्क्वायर प्लस 2 μ1 μ2 कॉस थीटा, और कॉस 120 डिग्री होता है ना, कॉस थीटा होता है 120 डिग्री, कॉस 120 डिग्री होता है -½ क्योंकि कॉस 60 होता है +½ तो हमने बोला ये वैल्यू आ जाएगी म्यू स्क्वायर प्लस म्यू स्क्वायर 2 म्यू स्क्वायर प्लस 2 म्यू स्क्वायर इंटू -½ तो ये वैल्यू आ जाएगी 2 म्यू स्क्वायर माइनस म्यू स्क्वायर अंडर रूट ऑफ म्यू स्क्वायर विल बी म्यू। तो उन दोनों का रिजल्टेंट आ गया म्यू, ये देखो अगर ये μ1 माना था तो ये हर जगह पे आ गया μ1, ठीक है, अगर ये μ1 माना था तो हर जगह पे सॉल्व होके आ गया μ1। अब इधर का नेट रिजल्टेंट है μ1 और उधर का भी μ1, ये तो ऊपर वाली बात ही हो गई, तो म्यू नेट क्या हो जाएगा, हमने बोला इधर μ1 है और इधर भी μ1 है, क्योंकि थीटा 180 डिग्री है तो ये कैलकुलेशन तो ऊपर ही करी है, इन दोनों से म्यू नेट भी क्या आ जाएगा 0। तो जिनको ये आता है समझ में वो ऐसे समझे, जिनको डायरेक्ट फिजिक्स आती है वो ऐसे समझे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जैसे जिसकी सहूलियत हो, हम तो उसमें खुश है। सही है, बढ़िया, ये भी समझ में आ गया। अच्छा जी, चलो ध्यान से अगला एग्जाम्पल और देखो, चलो ध्यान से अगला एग्जाम्पल और देखो। मैंने बोला CCl4, मैंने बोला CCl4, क्या बोलेंगे इसके अंदर, क्या बोलेंगे इसके अंदर, अगर यहां म्यू नेट 0 है तो हम इसको भी अध्रुवीय अणु बोलेंगे ना। BF3 भी कैसा अणु है, अध्रुवीय, नॉन पोलर। ठीक है, बहुत अच्छी बात। CCl4 समझते हैं, sp3 संकरण होगा, चतुष्फलकीय ज्यामिति होगी, तो ये एक क्लोरीन, ये दूसरा क्लोरीन, ये तीसरा क्लोरीन और ये चौथा क्लोरीन, ठीक है, एक क्लोरीन, दूसरा क्लोरीन, तीसरा क्लोरीन और चौथा क्लोरीन। अगर ये CCl4 हो गया तो हमने बोला कि कार्बन से क्लोरीन जाना है, तो भाई ये बॉन्ड गया ऐसे, ये बॉन्ड गया ऐसे, ये बॉन्ड गया ऐसे और ये बॉन्ड गया ऐसे, है ना। अब आप जब इसका नेट वेक्टर निकालेंगे तो वो भी क्या हो जाएगा, ये ऊपर वाला नीचे वाले को नेट कैंसिल कर देगा और हम बोल देंगे म्यू नेट आ जाएगा 0, है ना, म्यू नेट क्या आ जाएगा 0। क्लियर है, पक्का जी। ऐसे ही ये भी हो जाता है, अगर ये भी 0 आ गया तो हम बोल देंगे कि ये भी कैसा अणु है, अध्रुवीय। अच्छा, ये तो मैंने मानक ज्यामिति बनाई है, ये तो मैंने क्या बनाई है, मानक ज्यामिति बनाई है। मैं एक एग्जांपल और दिखा देता हूं, जैसे मैंने बोला PCl5 लेट्स से, अगर मैंने PCl5 की बात करने की कोशिश करी तो आप बोलेंगे ये भी मानक ज्यामिति है, ऐसा होता है, उल्टा बना दो, उल्टा बना दिया तो ये लो, 3 बॉन्ड्स ये, चौथा ये, पांचवा ये, क्लोरीन 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 क्लोरीन। तो हमने क्या कहा, हमने कहा ये लो भाई, ये जो इधर वाला है 120 और इधर वाला 120, इनका रिजल्टेंट आएगा इधर, ये रिजल्टेंट जो है वो इधर वाले से हो जाएगा कैंसिल, और ऐसे ये जो ऊपर वाला है ये नीचे वाले से हो जाएगा कैंसिल। तो अगर ये ऊपर नीचे वाले कैंसिल, इधर वाला उधर के नेट से कैंसिल, तो यहां भी म्यू नेट क्या आ जाएगा
जीरो। और अगर म्यू नेट आ जाएगा जीरो तो ये अणु भी कैसा कहलाएगा? अध्रुवीय। ये अणु भी कैसा कहलाएगा? अध्रुवीय। तो हमने बोला इस तरीके से जितनी भी मानक ज्यामिति वाली संरचनाएं हैं, जितने भी अणु ऐसे हैं जो मानक ज्यामिति वाले हैं, वो सभी कैसे हैं? अध्रुवीय हैं। सभी कैसे हैं? अध्रुवीय हैं। मतलब sp संकरण से जो ज्यामिति आती है, sp2 से जो ज्यामिति आती है, sp3 से जो ज्यामिति आती है, sp3d से, मैं आकार की बात नहीं कर रहा, मानक ज्यामिति की बात कर रहा हूं, sp3d से जो आती है, ऐसे जो sp3d2 से भी आएगी या sp3d3 से भी आएगी, सभी एक दूसरे को क्या कर देते हैं? कैंसिल कर देते हैं और नेट वैल्यू हमेशा जीरो आती है। तो हमें एक बात समझ में आ गई, अब से हम इतनी मेहनत नहीं करेंगे, हमने ट्राई करके देख लिया। हम लिखेंगे ये वाला नोट। हम क्या लिखेंगे भैया? हम लिखेंगे ये वाला नोट। मेहनत कर ली, मजे अब लूटेंगे। हम ये लिखेंगे कि सभी अणु मानक ज्यामिति वाले सभी अणुओं की मानक ज्यामिति वाले सभी अणु हमेशा अध्रुवीय कहलाते हैं। मानक ज्यामिति वाले सभी अणु हमेशा अध्रुवीय कहलाते हैं। ठीक है, इस बात को समझिए। मानक ज्यामिति वाले सभी अणु हमेशा अध्रुवीय कहलाते हैं। ठीक है, परंतु अगर मैंने लोन पेयर का केस लिया होता, जैसे ये तीसरा एग्जाम्पल, वो चौथा एग्जाम्पल था, ये जो था ये चौथा एग्जाम्पल था। हम बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 5 की। अगर एग्जाम्पल नंबर 5 की बात करें तो ध्यान से देखिएगा। एग्जाम्पल नंबर 5 क्या है? एग्जाम्पल नंबर 5, एग्जाम्पल नंबर 5 मैंने बोला NH3। अगर मैंने NH3 की बात करी तो मुझे बात करनी है ये ध्रुवीय है कि अध्रुवीय है। ये ध्रुवीय है कि अध्रुवीय है? तो हमने बोला NH3 कैसा है? ऐसा। NH3। तो हमने बोला कि आप ध्यान से देखिएगा, यहां पे एक नई बात मैं आपको बताता हूं। जो लोन पेयर होता है ना, उसका भी एक डायपोल मोमेंट होता है। जो लोन पेयर होता है उसका भी एक डायपोल मोमेंट होता है, हमेशा ध्यान रखिएगा। तो हाइड्रोजन और नाइट्रोजन में ज्यादा वैद्युत ऋणी कौन है? नाइट्रोजन। तो ये नाइट्रोजन की तरफ चली गई डायरेक्शन, ये भी नाइट्रोजन की तरफ चली गई डायरेक्शन, ये भी नाइट्रोजन की तरफ चली गई डायरेक्शन, और लोन पेयर वाली ऊपर चली जाएगी डायरेक्शन। तो आपको यह समझ में आ रहा होगा लोन पेयर की तरफ इन तीनों का रिजल्टेंट कुछ तो ऊपर की तरफ हो रहा होगा, और लोन पेयर का भी कुछ ऊपर की तरफ है। तो इन दोनों का जो फाइनल रिजल्टेंट होगा, इन दोनों का जो फाइनल रिजल्टेंट होगा वो किस दिशा में होगा? इस दिशा में। और अगर वो ऐसा होगा तो हम बोलेंगे जो म्यू नेट है वो कैसा होगा? नॉन जीरो। हम बोलेंगे जो म्यू नेट है वो कैसा होगा? नॉन जीरो, क्योंकि कुछ तो वैल्यू आ रही है। कैंसिल तो हो नहीं रहा, नेट आ रहा है ऊपर की दिशा में, इसका भी ऊपर इसका भी ऊपर, तो म्यू नेट हो जाएगा नॉन जीरो। कितना होगा क्या होगा नहीं निकालने से मतलब, हमें कैलकुलेशन करनी ही नहीं है। हमें तो बस ये समझना था कि ध्रुवीय की अध्रुवीय। तो क्योंकि म्यू नेट इसका नॉन जीरो है तो हमें यह समझ में आ गया कि भैया ये आपने आज का पहला एग्जाम्पल ऐसा देखा बहुपरमाणुओं वाला जो ध्रुवीय अणु है। सही है, अगला केस देखे, आइए अगले एग्जाम्पल पे चलते हैं। अगला एग्जाम्पल मैंने बोला SO2। अगर मैंने बोला अगला SO2 तो क्या करेंगे? SO2 का स्ट्रक्चर बनाएंगे। SO2 होता है बेंट आकार का, एक लोन पेयर होता है। तो ये लो भाई SO2, ये डबल बॉन्ड हो इधर, ये डबल बॉन्ड हो इधर, और ये आ गया ऊपर एक लोन पेयर। राइट, ये SO2 है। अगर ये SO2 है तो बात को समझने की कोशिश करें। सल्फर और ऑक्सीजन में ऑक्सीजन की वैद्युत ऋणता ज्यादा है। अगर ऑक्सीजन की वैद्युत ऋणता ज्यादा है तो ये बॉन्ड इस तरीके से होगा, ऐसे इस साइड भी ये वाला बॉन्ड इस तरीके से होगा, और ये लोन पेयर ऊपर की तरफ होगा। राइट, इन दोनों बॉन्ड्स का जो रिजल्टेंट है वो ऑब्वियसली नीचे की तरफ होगा। इन दोनों बॉन्ड्स का जो रिजल्टेंट है वो ऑब्वियसली नीचे की तरफ होगा, क्योंकि दोनों वैद्युत ऋणी नीचे की तरफ है, और लोन पेयर का ऊपर की तरफ होगा। हमेशा ध्यान रखना, लोन पेयर का डायपोल मोमेंट ज्यादा होता है बॉन्ड पेयर से। तो हमेशा हम बोलेंगे हाँ जी ओवरऑल वैल्यू जो है, अबे ये क्या हुआ,
जो ओवरऑल वैल्यू है वो होगी तो ऊपर की तरफ, बट हाँ नेट वैल्यू थोड़ी कम होगी क्योंकि लोन पेयर ऊपर खींच रहा है, ये नीचे खींच रहा है, तो फाइनल वैल्यू जानी तो ऊपर की तरफ है, बट नेट वैल्यू जो भी है आएगी नॉन जीरो। कितनी आएगी हमको नहीं पता, कितनी आएगी ये हमको नहीं पता, हाँ नॉन जीरो आएगी ये पता है। तो अगर म्यू नेट नॉन जीरो है तो हमें समझ में आ गया ये अणु भी कैसा होगा, ध्रुवीय अणु। ये अणु भी कैसा होगा भाई, ध्रुवीय अणु। सही है, तो ये SO2 भी समझ में आया क्या, NH3 भी समझ में आया, बहुत अच्छी बात है। आगे बढ़े, आगे बढ़े, चलिए आइए अगले सवाल पे चलते हैं। ये देखना जरा, हमने बोला क्लोरोफॉर्म CHCl3, क्या सीन होगा इसका, CHCl3। अब यहां तो लोन पेयर भी नहीं है क्योंकि कार्बन पे संकरण आएगा sp3। अगर कार्बन पे संकरण आएगा sp3 तो ज्यामिति होगी क्या, ज्यामिति होगी क्या, चतुष्फलकीय। तो अब देखना ये ऊपर वाले नोट से थोड़ा अलग, हमने बोला ये कार्बन है, ये 4 बॉन्ड है, हाइड्रोजन क्लोरीन क्लोरीन क्लोरीन। मैंने कहा बताओ डायपोल मोमेंट क्या होगा, तो बच्चे पता क्या कहते हैं, अरे सर मानक ज्यामिति है, जीरो ही होगा। नहीं बेटा, मानक ज्यामिति वाले सभी अणु हमेशा ध्रुवीय कहलाते हैं यदि सारे साइड एटम सेम हो। जैसे BF3 में तीनों फ्लोरीन सेम है, CCl4 में चारों क्लोरीन सेम है, समझ रहे हो, यदि सारे साइड एटम सेम हो। क्योंकि तुम खुद कॉमन सेंस लगाओ, अभी कैसे जीरो हो जाएगा भाई, कार्बन और हाइड्रोजन में क्या है, कार्बन ज्यादा वैद्युत ऋणी है, कार्बन और क्लोरीन में क्लोरीन ज्यादा वैद्युत ऋणी है, यहां भी क्लोरीन ज्यादा वैद्युत ऋणी है, यहां भी क्लोरीन ज्यादा वैद्युत ऋणी है। तो हाइड्रोजन कार्बन की वजह से नीचे आ रहा था, इनकी वजह से भी नीचे जा रहा है, तो नेट वैल्यू जो है, जो नेट वैल्यू है वो कहां जा रही है, नीचे ही तो जा रही है। अगर ओवरऑल नेट वैल्यू भी नीचे की तरफ जा रही है तो हमें यह समझ में आ रहा है कि वैल्यू है तो नॉन जीरो, वैल्यू है तो नॉन जीरो। अगर वैल्यू नॉन जीरो है यानी कि अणु कैसा है, ये अध्रुवीय। अणु कैसा है, ध्रुवीय, सॉरी अध्रुवीय नहीं ध्रुवीय। अगर सारी जगह सेम एटम होते तो वो एक दूसरे को कैंसिल करने की कोशिश करते, बट यहां ऐसा नहीं हो पाएगा, ये एक ध्रुवीय अणु कहलाएगा। सही है, चाहे CHCl3 ले लो, चाहे तुम इसकी बात कर लो CH2Cl2 की। अगर मैं आपके सामने एक और एग्जांपल पेश करूं, CH2Cl2, अब अगर मैंने इसकी बात करी तो है तो ये भी क्या, चतुष्फलकीय, कार्बन ने 4 बॉन्ड बना रखे हैं। ध्यान से देखो, तो हमने बोला 2 जगह पे हाइड्रोजन है, 2 जगह पे क्लोरीन है, इस तरीके का स्ट्रक्चर है। तो हमने क्या बोला, हमने बोला देखो ये हाइड्रोजन से कार्बन की तरफ, ये हाइड्रोजन से कार्बन की तरफ, इन दोनों का रिजल्टेंट आएगा इस दिशा में, इसका और इसका रिजल्टेंट आएगा इस दिशा में। सिमिलरली ये इधर की तरफ, ये इधर की तरफ, तो इन दोनों का रिजल्टेंट भी इस दिशा में, उन दोनों का रिजल्टेंट भी इस दिशा में। तो नेट वैल्यू कुछ इस दिशा में आ रही है, जीरो तो नहीं हो रही ना, जीरो तो नहीं हो रही ना। तो म्यू नेट क्या है, नॉन जीरो। और अगर म्यू नेट है नॉन जीरो तो हम बोल देंगे हमारा अणु क्या है, ध्रुवीय है लाला, ध्रुवीय। बच्चे कहेंगे हमारी तो आज मास्टर सुन ही नहीं रहा, अपनी अपनी बताता जा रहा है, एक बार भी चैट ऑन करके ये नहीं पूछ रहा कि समझ में आया कि नहीं आया। तो भाई देखो, तुम्हें नाराज नहीं कर सकते, तुरंत चैट ऑन कर दी। अब बताओ पल्ले पड़ा कि नहीं पड़ा, अब बताओ भाई पल्ले पड़ा कि नहीं पड़ा, समझ में आया कि नहीं आया कि ध्रुवीय अध्रुवीय कैसे देखते हैं। यस यस, हाँ भाई देखो ध्यान से, CCl4 में क्या होता है, CCl4 में क्या होता है, इसकी प्रॉपर कैलकुलेशन करनी पड़ती है वेक्टर वाली। हम बोलेंगे इधर वाला और इधर वाला, ये वाला CCl बॉन्ड और ये वाला CCl बॉन्ड,
इन दोनों का रिजल्टेंट आएगा इधर 109 डिग्री 28 मिनट पे है। ऐसे ये वाला सीसीएल बॉन्ड और ये वाला सीसीएल बॉन्ड, इन दोनों का जो भी रिजल्टेंट आएगा वो इधर आएगा। मैं ये नहीं कह रहा कि कैंसिल हो जाएगा, मैं ये कह रहा हूं इन दोनों की वजह से cos 109 डिग्री 28 मिनट पे जो भी रिजल्टेंट आएगा वो इधर आएगा। ऐसे ही इन दोनों की वजह से cos 109 डिग्री 28 मिनट पे जो भी वैल्यू आएगी वो इधर आएगी। अब क्योंकि ये दोनों अपोजिट आ गए तो अब ये दोनों तो 180 पे हैं, और अगर दोनों 180 पे हैं तो वो एक दूसरे को क्या कर देंगे भाई, जीरो। अगर वो 180 पे है तो एक दूसरे को क्या कर देंगे, जीरो। ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, हमने क्या बोला, हमने कुछ ऐसा बोला, ध्यान से देखना। हमने बोला ये इस दिशा में है, ये इस दिशा में है, ये इस दिशा में है, ये इस दिशा में है। बात को समझना, यहां एंगल है 109.5 डिग्री और इसी तरह यहां एंगल भी है 109.5 डिग्री। अब बात को समझने की कोशिश करिए, ये भी म्यू है, ये भी म्यू है, तो इन दोनों से वैल्यू जो भी आएगी, जो भी वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, इस दिशा में आएगी, और वो क्या आएगी, अंडर रूट ऑफ म्यू स्क्वायर प्लस 2 म्यू स्क्वायर कॉस 109.5 डिग्री। बच्चे कहेंगे सर हमें तो इसकी वैल्यू ही नहीं पता। अरे कोई जरूरत ही नहीं है पता करने की, ठीक है। तुम मान लो ये पूरी वैल्यू कुछ x है, तुम मान लो ये पूरी वैल्यू कुछ x है। चलो इसी तरह अगर तुम इसका और इसका रिजल्टेंट निकालोगे तो ये भी कुछ म्यू है और ये भी कुछ म्यू है, तो हमने बोला ये इस दिशा में जाएंगे, इन दोनों का रिजल्टेंट कुछ इस दिशा में आएगा, और ये वैल्यू भी क्या आएगी, म्यू स्क्वायर प्लस 2 म्यू स्क्वायर कॉस 109.5 डिग्री, राइट, ठीक है। अब यार देखो, हमें इसकी वैल्यू भी नहीं पता, बट तुम देखो क्या ये हूबहू ऊपर वाली वैल्यू बनी है, यानी कि दोनों x हैं। अगर दो इस डायरेक्शन में लिख रहे हैं, इसका रिजल्टेंट इधर और इसका रिजल्टेंट इधर, तो हमने बोला इनके बीच में एंगल क्या है, 180 डिग्री। तो x और x अगर 180 डिग्री पे हैं तो एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे, और कैंसिल कर देंगे तो म्यू नेट क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। क्या समझे, सही पकड़े हैं, यस। और एक बात और ध्यान रखिएगा, एक बात और ध्यान रखिएगा, हमेशा ध्यान रखिएगा कि लोन पेयर का डायपोल मोमेंट, हम यहां पे नोट डाल के लिख देते हैं, लोन पेयर का डायपोल मोमेंट हमेशा बॉन्ड पेयर से ज्यादा होता है। लोन पेयर का डायपोल मोमेंट हमेशा बॉन्ड पेयर से ज्यादा होता है। अगर ये पॉइंट समझ में आता है तो एक और पॉइंट मुझे समझाना है, अभी लिखूंगा, बट उससे पहले SO2 समझो। तो सल्फर ऑक्सीजन की वजह से ऑक्सीजन की तरफ डायपोल, क्योंकि ऑक्सीजन ज्यादा वैद्युत ऋणी है। सल्फर ऑक्सीजन की वजह से ऑक्सीजन की तरफ डायपोल, है ना, क्योंकि ऑक्सीजन ज्यादा वैद्युत ऋणी है। अब इन दोनों का नेट कुछ नीचे आएगा, जो भी एंगल होगा इनके बीच में, ठीक है, ओके, नेट कुछ भी नीचे आएगा। लोन पेयर की वजह से ऊपर डायपोल, अब एक ऊपर है एक नीचे है, इन दोनों में से कौन जीतेगा, तो मैंने बोला लोन पेयर का डायपोल हमेशा ज्यादा होता है इससे, तो नेट वैल्यू आनी तो ऊपर की तरफ ही है, बट क्या आनी है वो हमको नहीं पता, नॉन जीरो आने वाली है, पता है, तो दैट्स इट, ठीक है, सही है, ओके। चलो ऐसे ही NH3 हो गया, ऐसे ये हो गया। चलो आगे बढ़े क्या, आगे बढ़े क्या, ठीक है। एक पॉइंट समझना मेरा, एक पॉइंट समझना मेरा, हमने बोला वर्ग में नीचे जाने पर आकार बढ़ता है, ये बात मैंने पहले भी बताई है एक बारी। वर्ग में नीचे जाने पर आकार बढ़ने पर उस परमाणु की किसी दूसरे परमाणु से बंधित करने पे उस परमाणु को किसी दूसरे परमाणु से बंधित करने पर
बंद लंबाई बढ़ती है। ये चीज कैसे समझते हैं मैं समझाऊंगा, बट हाँ यहां तक पहले नोट कर लें, फिर हम क्वेश्चंस करते हैं इस पे और ज्यादा। हम क्वेश्चन शुरू करते हैं और ज्यादा, ध्यान से देखिएगा प्लीज। हाँ जी, जल्दी नोट करें प्लीज। बस मैं पानी पी लूं फिर शुरू करते हैं। हाँ भाई, स्टार्ट करें। चलो आओ, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। क्या करने वाले हैं हम करने वाले हैं कुछ सवाल। हम करने वाले हैं कुछ सवाल। क्या सवाल है? पहला क्वेश्चन देखो, आपको अभी तक तो इंडिविजुअल पूछ रहा था मैं कि डायपोल मोमेंट जीरो होगा, नॉन जीरो होगा, ध्रुवीय, अध्रुवीय। अब मैंने क्वेश्चन बोला कि द्विध्रुव आघूर्ण का क्रम लगाओ। ठीक है, तो क्वेश्चन एक ही है, म्यू के क्रम में व्यवस्थित करें। अणुओं को म्यू के क्रम में अरेंज करें। कैसे करें? ध्यान से देखें। पहला पार्ट, पहला सवाल, हमने बोला HF, HCl, HBr, HI। अब मैंने यहां पे आपसे यह पूछने की कोशिश करी कि इसमें म्यू का क्रम क्या होगा। तो आपको दिख रहा है हाइड्रोजन तो सब जगह कॉमन है। अगर हाइड्रोजन सब जगह कॉमन है, चेंज क्या हो रहा है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। वैद्युत ऋणता क्या कहती है? सबसे ज्यादा वैद्युत ऋणी फ्लोरीन है, फिर क्लोरीन है, फिर ब्रोमीन है, फिर आयोडीन है। तो जो सबसे ज्यादा वैद्युत ऋणी होगा उसी का तो डायपोल मोमेंट भी सबसे ज्यादा होगा, क्योंकि डायपोल मोमेंट वैद्युत ऋणता का ही तो खेल है। तो हमारा ऑर्डर क्या हो जाएगा? ये। सही बात है, बहुत सही। आइए आगे बात करते हैं, अगले पार्ट पे चलते हैं। हम रीजन लिखते हैं। ठीक है, सेकेंड पार्ट सुनना। हमने क्या बोला? हमने बोला H2O, F2O। अगर मैं बोलूं इन दोनों में डायपोल मोमेंट का क्रम क्या होगा, कैसे ट्राई करेंगे? अगर मैं बोलूं इन दोनों में डायपोल मोमेंट का क्रम क्या होगा, कैसे ट्राई करेंगे? स्ट्रक्चर बनाते हैं। अगर हम स्ट्रक्चर बनाते हैं तो ध्यान से देखिएगा, ये है ऑक्सीजन। जो लग रहा है वो नहीं होता है, ध्यान से देखो। जहां लोन पेयर आ गया वहां कुछ ना कुछ ड्रामा होगा ही। ये है दो लोन पेयर, ठीक है, ये है H2O। अगर मैंने F2O बनाया, ये हैं दो लोन पेयर। अब आप बात को ध्यान से समझें, अब आप बात को ध्यान से समझें। अगर हम बोले यहां पे, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में ज्यादा वैद्युत ऋणी है ऑक्सीजन। हाइड्रोजन ऑक्सीजन में ज्यादा वैद्युत ऋणी है ऑक्सीजन। तो इन दोनों की वजह से नेट डायपोल होगा ऊपर की तरफ, और लोन पेयर की वजह से भी नेट डायपोल होगा ऊपर की तरफ। तो ओवरऑल वैल्यू जो है नेट डायपोल मोमेंट की, वो किधर आएगी? ऊपर की दिशा में आएगी। ओवरऑल वैल्यू जो है नेट डायपोल मोमेंट की, वो ऊपर की दिशा में आएगी, लोन पेयर की वजह से भी और बॉन्ड पेयर की वजह से भी। जबकि अगर यहां देखोगे F2O में अगर हम बात करते हैं, तो ऑक्सीजन और फ्लोरीन में डायपोल मोमेंट होगा फ्लोरीन की तरफ, क्योंकि फ्लोरीन ज्यादा वैद्युत ऋणी है भाई, और लोन पेयर की वजह से होगा ऊपर की तरफ। दोनों लोन पेयर्स की वजह से ऊपर की तरफ। तो अब बॉन्ड पेयर की वजह से नीचे की तरफ है, तो इन दोनों का नेट डायपोल मोमेंट नीचे आएगा, लोन पेयर का नेट डायपोल मोमेंट ऊपर आएगा। पर आपको यह पता है कि लोन पेयर का डायपोल मोमेंट बॉन्ड पेयर से ज्यादा होता है, सर ने बताया था। तो ओवरऑल हम ये बोलेंगे कि नेट वैल्यू आएगी तो ऊपर ही, नेट वैल्यू आएगी तो ऊपर ही, पर इसके कंपैरिजन में कम होगी,
क्योंकि यहां पे ऊपर 10 है, नीचे 15 है, सॉरी ऊपर 15 नीचे 10, तो नेट वैल्यू ऊपर की तरफ क्या आ जाएगी? 5। ऊपर है 15 नीचे है 10, तो नेट वैल्यू ऊपर की तरफ क्या आ जाएगी? 5। जबकि अगर हम यहां बात करें तो हम बोलेंगे ऊपर ही 15 और ऊपर ही 10, तो नेट वैल्यू ऊपर की तरफ क्या आ जाएगी? 25। तो ऑब्वियस सी बात है, बताओ भाई कौन जीतेगा? यही वाला जीतेगा। अगर ये वाला जीतेगा तो हमारे हिसाब से फाइनल आंसर क्या हो जाएगा? ये। तो बच्चों को लगा होगा फ्लोरीन देखते ही कि फ्लोरीन ज्यादा वैद्युत ऋणी है तो वो जीत जाएगा, बट ऐसा नहीं है। आपको स्ट्रक्चर बना के वास्तविकता में समझ में आता है। सही है। डिफरेंट दिशा और सेम दिशा होने से बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है चीजों पे। डिफरेंट दिशा और सेम दिशा होने से चीजों पे बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। सी ऑप्शन। NH3 और NF3। प्लीज इस सवाल को ट्राई करें और मुझे चैट में बताएं आंसर क्या होगा। इस सवाल को ट्राई करें और मुझे चैट में बताएं आंसर क्या होगा जल्दी से। हाँ जी, बताना दो। NH3 NF3, ये 10-15 मैंने अपनी तरफ से वैल्यू मानी है। 10 और 15 मैंने प्योरली अपनी तरफ से वैल्यू मानी है। हाँ जी, चलो आओ ध्यान से देखें, ध्यान से देखें किसको जिताएंगे। तो ये बड़ा फेमस एग्जांपल है, स्कूल में भी आ जाता है, एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है, नीट में भी पूछा हुआ है, जेई में भी पूछा हुआ है, सब जगह पे आया हुआ है सवाल। एक बार हम भी डिस्कस करें। हमें स्ट्रक्चर बनाए बिना कुछ समझ नहीं आएगा। अभी देखो फॉर्मूला देख के तो लग रहा है कि जहां फ्लोरीन है वहां जीतनी चाहिए बातें, क्योंकि ज्यादा वैद्युत ऋणी है और बच्चे वो कर भी रहे हैं। पर मैंने कहा था सिर्फ फॉर्मूला देख के चीजें नहीं समझनी है, आपको दिमाग लगाना है कि असलियत में होगा क्या। तो असलियत में क्या होगा उसको समझें कैसे, देखना ध्यान से। NH3 होता है ऐसा, NH3 होता है ऐसा और NF3 होता है ऐसा। हां जी, ये है NH3, वो है NF3। अगर NH3 और NF3 की बातें हो रही है तो आइए ध्यान से चीजों को समझें, समझने की कोशिश करें। हाइड्रोजन और नाइट्रोजन में ज्यादा वैद्युत ऋणी है नाइट्रोजन। हाइड्रोजन और नाइट्रोजन में ज्यादा वैद्युत ऋणी है नाइट्रोजन। हाइड्रोजन और नाइट्रोजन में ज्यादा वैद्युत ऋणी है नाइट्रोजन। तो बॉन्ड पेयर की वजह से तीनों का नेट डायपोल ऊपर की तरफ है ना, और लोन पेयर की वजह से भी ऊपर की तरफ। तो ओवरऑल वैल्यू है नेट डायपोल मोमेंट ऊपर की तरफ, बॉन्ड पेयर का भी लोन पेयर का भी। तो 10 भी ऊपर 15 भी ऊपर, तो 25 हो गया ओवरऑल ऊपर। सही है। अब उधर आते हैं NF3 के अंदर। अगर आप यहां देखें तो नाइट्रोजन और फ्लोरीन में ज्यादा वैद्युत ऋणी है फ्लोरीन, तो यहां पे डायपोल मोमेंट इस दिशा में, यहां पे डायपोल मोमेंट इस दिशा में, यहां पे डायपोल मोमेंट इस दिशा में। अगर ये तीन मेरे पास डायपोल मोमेंट की दिशाएं हैं तो इनकी वजह से नेट डायपोल मोमेंट नीचे की दिशा, और लोन पेयर की वजह से डायपोल मोमेंट ऊपर की तरफ। सही है। हमने बोला ये जो है NF 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 बॉन्ड, बॉन्ड पेयर की वजह से नीचे की तरफ, लोन पेयर की वजह से ऊपर की तरफ। तो ऊपर 15 नीचे 10, नेट वैल्यू ऊपर की तरफ ही आएगी, बट कितनी? केवल 5। तो हम बोलेंगे हां जी, ये बात आपकी ठीक है कि नेट डायपोल मोमेंट ऊपर की तरफ आएगा, परंतु कम आएगा, परंतु कम आएगा। अगर कम आएगा यहां ज्यादा आएगा तो ऑब्वियस सी बात है डायपोल मोमेंट किधर ज्यादा आ गया? इधर ज्यादा आ गया। NH3 का डायपोल मोमेंट NF3 से ज्यादा, NH3 का डायपोल मोमेंट NF3 से ज्यादा। तो जब भी कोई भी अणु आए, ऐसे खुद से फटाक से फैसला ना लें, पहले दिमाग लगाएं कि क्या होगा। ठीक है, फिर क्वेश्चन को ट्राई करें। यहां तक सबको सबको समझ में आ गया ना? बढ़िया। चलो एक क्वेश्चन और करते हैं, एक क्वेश्चन और करते हैं। क्या सवाल है देखो, सवाल कह रहा है म्यू का क्रम लगाना है।
सवाल बोल रहा है म्यू का क्रम लगाना है। कैसा क्रम लगाना है? देखो अणु कौन कौन से हैं आपके पास, CH3Cl, CH2Cl2, CHCl3, CCl4। हमें बताना है इन चारों में डायपोल मोमेंट का सही क्रम क्या होगा। इन चारों में डायपोल मोमेंट का सही क्रम क्या होगा? CH3Cl, CH2Cl2, CHCl3, CCl4। ट्राई करें प्लीज, ट्राई करें बेटा। खुशी 15 और 10 मैंने अपनी मर्जी से समझाने के लिए लिया है ताकि तुम्हें समझ में आए कि लोन पेयर की वजह से वैल्यू ज्यादा है, बॉन्ड पेयर की वजह से कम है, ठीक है, इसलिए। ओके, कोई ऐसे स्टैंडर्ड वैल्यू नहीं है, हमने समझाने के लिए ली है। इसे ट्राई करना दो, इसे ट्राई करना दो। ये देखो पवन जी कह रहे हैं NH3 ज्यादा है, आपको कैसे पता चला? अरे भैया बताया है कैसे ज्यादा है, सुना तो करो बात को। मैं क्या अपने घर से लाया हूं क्या NH3 को जो उसको जिता दूंगा? है गजब कर रहे हैं, मतलब गजब यार, क्या करता है मैन। देख ध्यान से यार। यस, यहां पे क्रम लगाना जरा डायपोल मोमेंट का क्या लगेगा, अपने दिमाग से लगा के देखना। हाँ जी, ट्राई करो भाई। सही है क्या? शुरू करें? आइए स्टार्ट करते हैं। ध्यान से देखिएगा, कहां जीरो कहां नॉन जीरो। अगर ये समझ में आ जाएगा ना तो हमारी सारी प्रॉब्लम हल हो जाएगी। अगर ये समझ में आ गया कहां जीरो कहां ना जीरो, तो हमारी सारी प्रॉब्लम हल हो जाएगी। ध्यान से देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले संरचना बनाएं, सबसे पहले संरचना बनाएं। तो मैंने बोला CH3Cl का मतलब है ये, ऐसे हो गया, ठीक है। CH2Cl2 का मतलब है ये, दो जगह Cl दो जगह H। अच्छा, CHCl3 का मतलब है ये, अच्छा CCl4 का मतलब है ये। ओके, बढ़िया। अब आप ध्यान से देखें इनमें डायपोल मोमेंट का क्रम क्या होगा। हमने बोला ये इधर की तरफ, ये इधर की तरफ, तो इस दोनों का रिजल्टेंट इधर की तरफ, ये इधर की तरफ, ये इधर की तरफ, इसका रिजल्टेंट इधर की तरफ। नेट एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, तो इसका डायपोल मोमेंट तो जीरो ही है। तो अगर ये जीरो है तो ये तो लास्ट में आ जाएगा, CCl4 तो लास्ट में आ जाएगा। अब आप देखें बाकियों में क्या करें। हाइड्रोजन से कार्बन में कार्बन ज्यादा वैद्युतऋणी है, और ऑब्वियसली कार्बन और क्लोरीन में क्लोरीन ज्यादा वैद्युतऋणी है, तो ये तीनों भी नीचे की दिशा में, हाइड्रोजन कार्बन वाला भी नीचे की दिशा में, तो नेट वैल्यू नीचे की तरफ बहुत ज्यादा हो रही होगी, हो रही होगी क्या? बढ़िया, ओके। ध्यान से देखें, ये इधर, ये इधर, ये भी इधर, ये भी इधर। हाँ जी, सब कुछ नीचे की दिशा में है, सब कुछ नीचे की दिशा में है। आज सारी वैल्यू नीचे की तरफ रही है, परंतु यहां 3 वैद्युतऋणी तत्व ज्यादा है, यहां 2 वैद्युतऋणी तत्व है, तो तो ये वैल्यू भी नीचे रही है, पर उसके कंपैरिजन में कम होगी वैल्यू, क्योंकि यहां 3 वैद्युतऋणी तत्व हैं, यहां केवल 2 ज्यादा वैद्युतऋणी तत्व हैं। जबकि अगर इधर बात करेंगे तो ये क्लोरीन की वजह से ऊपर, ये इधर, ये इधर, ये इधर। आप इसको उल्टा भी बना सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है, कोई कंफ्यूजन लेने की जरूरत नहीं है। सब में हाइड्रोजन ऊपर रख रहे हैं तो इस तरीके से रख दो,
आना तो एक ही दिशा में है। हम सबका नेट नीचे देख रहे हैं ना, तो ऐसे रख देते हैं, ये कार्बन से क्लोरीन वाला नीचे, हाइड्रोजन से कार्बन वाला इधर, हाइड्रोजन से कार्बन वाला इधर, हाइड्रोजन से कार्बन वाला इधर। तो हां जी, इन दोनों की वजह से ऊपर जाएगा, इन दोनों की वजह से नीचे आएगा। बट क्योंकि क्लोरीन बहुत ज्यादा वैद्युत ऋणी है हाइड्रोजन के कंपैरिजन में, तो नेट वैल्यू आएगी तो क्लोरीन की तरफ, परंतु क्योंकि एक ही वैद्युत ऋणी तत्व है तो नेट काफी कम आएगा यहां पे। तो अब देखो, यहां तो कुछ आया ही नहीं, यहां कुछ आया ही नहीं, यहां बहुत कम आया, यहां थोड़ा ज्यादा आया, यहां सबसे ज्यादा आया क्योंकि 3 क्लोरीन थे। तो अल्टीमेटली आपकी वैल्यू क्या आई? CHCl3, CH2Cl2, CH3Cl, CCl4। ध्यान से देखें, ध्यान से देखें। यस, हाँ भाई, हमने क्या बोला, हमने क्या बोला? अच्छा 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 अच्छा, यहां पे हमने ये दिशा ऐसी बना दी क्या? ये आएगा ऐसे, बट नेट आना तो नीचे ही है क्योंकि 2 क्लोरीन है, नेट आना तो नीचे ही है क्योंकि 2 क्लोरीन है, तो ऑर्डर विल रिमेन सेम। यस, ऑर्डर विल बी 3 2 1 4। कुछ बच्चों ने CCl4 सबसे आगे कर दिया था, वो बहुत खराब बात थी, क्योंकि क्योंकि भाई लोग CCl4 तो 0 है ना यार, है ना, CCl4 तो 0 है ना यार, राइट? हाँ, साकिब अंसारी बेटा करेक्ट कर दिया, प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई थी। सही है, प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई थी। देखो भाई ध्यान से, अरे भैया आयो कि को नहीं आयो, पल्ले पढ़ो छोड़ो बहुत कि नहीं पढ़ो है? द्विध्रुव आघूर्ण का सवाल अगर पेपर में आवेगा तो कर लोगा नहीं, बताना भाई, ठीक है? यस, प्लीज देखें, प्लीज देखें। हाँ जी, क्लोरीन को ऊपर रखते तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बट मैंने हर जगह कार्बन क्लोरीन बॉन्ड नीचे की तरफ दिखाया है, इसलिए मैंने इसको ऐसे दिखाया ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो जाए, ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो जाए। यस, डन है, बढ़िया है, ये इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में आया हुआ सवाल है, ये पेपर में आया हुआ सवाल है। चलो ठीक है, आगे बढ़े। चलो बेटा, आप लोग ऑर्गेनिक पढ़ रहे हो ना, आप लोग अगर अभी ऑर्गेनिक पढ़ रहे हो तो आप लोग मुझे एक बार बताना चैट में, क्या तुम लोगों ने वो पढ़ लिया क्या? ऑर्थो मेटा पैरा, ऑर्थो मेटा पैरा ग्रुप्स क्या होते हैं, पढ़ लिया गया? यस, बताओगे क्या? ऑर्थो मेटा पैरा पढ़ लिया गया? नहीं पढ़ा तो मैं बता देता हूं, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना क्या करेंगे, ध्यान से देखना क्या करेंगे। हम बात करते हैं पहले बेंजीन अणु की, हम बात करते हैं पहले बेंजीन अणु की। सुनिएगा ध्यान से, अगला एग्जाम्पल, हमें बात करनी है बेंजीन के बारे में। बेंजीन अणु, सूत्र है C6H6। बेंजीन अणु के बारे में मैं बात कर रहा हूं, सूत्र है C6H6। अगर C6H6 के बारे में हम बात कर रहे हैं तो ध्यान से देखना, बेंजीन अणु दिखने में कैसा होता है? बेंजीन अणु दिखने में ऐसा होता है, कार्बन है, ये 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 मैंने ऐसे ऐसे जोड़ा, ठीक है, और ये मैंने हर जगह पे लगा दिया एक एक हाइड्रोजन, ये मैंने हर जगह पे क्या लगा दिया, एक एक हाइड्रोजन। अगर आप ध्यान से देखें बेंजीन को, अगर आप ध्यान से देखें बेंजीन को, इधर एक पाई बॉन्ड, इधर एक पाई बॉन्ड, इधर एक पाई बॉन्ड। अब मुझे क्या चेक करना है? मुझे चेक करना है इसमें डायपोल मोमेंट क्या है, द्विध्रुव आघूर्ण क्या है। तो बेटा जी, हाइड्रोजन और कार्बन में ज्यादा वैद्युतऋणी कार्बन होता है, अगर ज्यादा वैद्युतऋणी कार्बन होता है तो ये डायपोल इस दिशा में, ये डायपोल इस दिशा में एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, ठीक है, ये डायपोल इस दिशा में, ये डायपोल इस दिशा में, क्या एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे? हां जी, ये डायपोल इस दिशा में और ये डायपोल इस दिशा में, क्या एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे? हां जी। तो बेटा जी ध्यान से देखना, यहां वाला यहां से कट्टम, यहां वाला यहां से कट्टम, यहां वाला यहां से कट्टम, तो बेटा जी नेट डायपोल मोमेंट क्या आ जाएगा बेंजीन में?
बेंजीन अणु में नेट डायपोल मोमेंट क्या आ जाएगा? 0। बेंजीन अणु में नेट डायपोल मोमेंट क्या आ जाएगा? 0। अगर नेट डायपोल मोमेंट 0 आ जाएगा यानी कि अणु कैसा हो रहा है? अध्रुवीय। बेंजीन कैसा अणु है? अध्रुवीय अणु। ये तो हो गई बेंजीन की बात है। अब बेटा बेंजीन में ही ना ऑर्थो, मेटा, पैरा 3 तरीके की स्थिति देखी जाती है। ऑर्थो, मेटा, पैरा 3 तरीके की स्थिति देखी जाती है। क्या होती है 3 तरीके की स्थिति? ध्यान से देखने की कोशिश करिएगा, ध्यान से देखने की कोशिश करिएगा। ऑर्थो, मेटा, पैरा क्या होता है? तो अगर मैं ऑर्थो, मेटा, पैरा की बात करना चाहता हूं, मैंने बोला ऐसा होता है। ये मैंने बेंजीन बनाया आपके सामने, हेक्सागन बनाने का कोई हिसाब किताब नहीं है ना यार, ठीक है। आइए, यहां पे अगर कोई ग्रुप है G, अब मैंने यहां कोई ग्रुप लगाया G1, यहां कोई ग्रुप लगाया G2, यहां कोई ग्रुप लगाया G3। प्लीज ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। यहां कोई ग्रुप लगाया G4 और यहां मैंने कोई ग्रुप लगाया G5। अब आप किसी के भी सापेक्ष में बात कर सकते हो, आप किसी के भी सापेक्ष में बात कर सकते हो। मैं G के सापेक्ष में बात करना चाहता हूं, मैं G के सापेक्ष में बात कर सकता हूं, वैसे मैं किसी के भी हिसाब से करूंगा। तो अगर मैं G के सापेक्ष में बात करना चाहता हूं तो हम बोलेंगे कभी भी बेंजीन पे कोई एक ग्रुप जुड़ा हो, उसके अगल बगल में जो ग्रुप जुड़ते हैं उन्हें कहा जाता है ऑर्थो। कौन सी पोजीशन? ऑर्थो। मतलब हम बोलेंगे बेंजीन में G1 और G5 जो है वो G के रिस्पेक्ट में क्या है? ऑर्थो। हम बोलेंगे G1 एंड G5 जो हैं ये हैं ऑर्थो। किसके रिस्पेक्ट में? विद रिस्पेक्ट टू G। किसके रिस्पेक्ट में? G के रिस्पेक्ट में। G1 और G5 क्या है? G के रिस्पेक्ट में ऑर्थो है। इसी प्रकार G2 और G4 क्या है? मेटा। G2 और G4 G के रिस्पेक्ट में क्या है? मेटा। एक पोजीशन छोड़ के, चाहे इस दिशा में चाहे इस दिशा में। G2 और G4 क्या है? मेटा। विद रिस्पेक्ट टू G। और इसी तरह G3 जो है वो G के एग्जैक्ट ऑपोजिट है, तो हम बोलेंगे G3 जो है वो भाई है पैरा। विद रिस्पेक्ट टू G। समझो इस बात को, समझो इस बात को। G1 और G5 जो है, आप इसके बगल में यहां देखो चाहे इसके बगल में यहां देखो, जरूरी नहीं है दोनों एक साथ हो। खाली ये भी हो सकता है, खाली ये भी हो सकता है। ये पोजीशन या ये पोजीशन क्या कहलाती है? ऑर्थो। सिमिलरली ये पोजीशन या ये पोजीशन क्या कहलाती है? मेटा। ये पोजीशन इसके रिस्पेक्ट में क्या कहलाती है? पैरा। ओके, तो ये दोनों जस्ट बगल वाली ऑर्थो, उसके आगे वाली मेटा, नीचे वाली पैरा। ये चीज समझ में आई क्या? ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अगर ये चीज समझ में आती है तो ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। हम एक क्वेश्चन करके देखते हैं, हम एक क्वेश्चन करके देखते हैं। मैंने बोला ये बेंजीन है, एक क्लोरीन इधर और एक क्लोरीन इधर, ठीक है। फिर मैंने बोला ये बेंजीन है, एक क्लोरीन इधर और एक क्लोरीन इधर। एक क्लोरीन इधर, एक क्लोरीन इधर। राइट? आइए बात को समझें। अब अगर हम बात को समझने की कोशिश करें तो हम बोलेंगे ये Cl इसके रिस्पेक्ट में ऑर्थो है, ये Cl इसके रिस्पेक्ट में मेटा है, ये Cl इसके रिस्पेक्ट में पैरा है। आप जब ऑर्गेनिक में IUPAC पढ़ेंगे तो आपको सिखाया जाएगा, इसका नाम है ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन।
दो क्लोरीन है ना, ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन, इसका नाम है मेटा डाइक्लोरोबेंजीन, इसका नाम है पैरा डाइक्लोरोबेंजीन। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। हम बोले अगर हम यहां बात करें तो देखो ये Cl है इस डायरेक्शन में, ये डायपोल होगा इस डायरेक्शन में, दोनों का नेट डायपोल मोमेंट आएगा इस डायरेक्शन में 60 डिग्री पे, है ना, 60 डिग्री पे। हम बोले ये वाला क्लोरीन के लिए डायपोल है इस डायरेक्शन में, ये वाला डायपोल है इस डायरेक्शन में, नेट डायपोल आएगा इस डायरेक्शन में, ये आएगा 120 डिग्री पे, ये आएगा 60 डिग्री पे, और सिमिलरली ये है इस डायरेक्शन में, ये है इस डायरेक्शन में, ये तो एक दूसरे को कैंसिल ही कर देंगे, थीटा आएगा 180 डिग्री, है ना, क्लियर है। तो ये 60 डिग्री पे आएगा, ये 120 पे आएगा और ये 180 पे आएगा। ऑब्वियस सी बात है, हम बोलेंगे अगर इसको हमने ए बोला, इस यौगिक को हमने बी बोला और इस यौगिक को हमने सी बोला, तो म्यू का क्रम क्या हो जाएगा, ए बी सी। म्यू का क्रम क्या हो जाएगा, ए बी सी। देखिए ध्यान से, ठीक है, सबसे ज्यादा डायपोल मोमेंट ऑर्थो का, फिर मेटा का, फिर पैरा का। ओके, प्लीज ध्यान से देखें, कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन, कोई समस्या प्लीज बताएं। यहां तक बात समझ में आई क्या? हां जी, यहां तक बात समझ में आई क्या? देखो भाई ध्यान से, कैसे पता चलेगा कौन कितने डिग्री का है? बेटा एक कॉमन सेंस होता है ना। देखो बेंजीन षटकोण है, षटकोण में हर बंद कोण 60-60 डिग्री का होता है, तो ये षटकोण की दो एजेस पे ही बना हुआ है तो 60 डिग्री, तो दो पे मिला के बना हुआ तो 120 डिग्री, और तीन को मिला के बना हुआ तो 180 डिग्री। सिंपल सी बात है, ठीक है, क्लियर है। तो हमने बोला इस तरीके से। परंतु एक अच्छी बात बतानी है, लोगों को ना ऐसा लगने लग जाता है, लोगों को ऐसा लगने लग जाता है कि पैरा पोजीशन पे हमेशा ही डायपोल मोमेंट जीरो होगा। यहां पे तो डायपोल मोमेंट जीरो था। मैं तुम्हें यह कहना चाहता हूं कि ऑर्थो मेटा पैरा जब भी हम बात करेंगे, पैरा न्यूनतम होगा, यह बात मैंने मान ली क्योंकि ऑपोजिट दिशा में है, बट पैरा जीरो ही होगा यह जरूरी नहीं है, क्योंकि अगर OH ग्रुप लगा देंगे तो जीरो नहीं आएगा पैरा पोजीशन पे। हाँ, ऑर्थो मेटा पैरा में ऑर्डर यही आएगा, ऑर्थो फिर मेटा फिर पैरा, पर लोगों को ऐसा लगता है कि पैरा हमेशा जीरो ही होता है, तो ऐसा नहीं है। इस चीज को ध्यान से यहां पे देखें, खोपचे में अगर मैंने पैरा पे ये लगाया, अगर मैंने OH ग्रुप लगाया तो क्या होगा, तो होगा ये कि लोन पेयर भी तो है, लोन पेयर भी तो है भाई। आप देखो इनकी वजह से डायपोल इधर और इनकी वजह से डायपोल इधर, तो कुछ भी वैल्यू होगी बट नॉन जीरो होगी, है ना। पैरा मिनिमम होगा, बात सही है, परंतु नॉन जीरो होगा, ठीक है, जीरो नहीं होगा। जीरो इस केस में होगा बस जब सिंगल सिंगल एटम लगा हुआ है। OH एक ग्रुप है, CHO एक ग्रुप है, COOH एक ग्रुप है, अगर एक क्रियात्मक समूह पूरा लगा हुआ है तो वो जीरो नहीं होता। CHCl2 में क्यों नहीं लिखा? लिख सकते हैं आकर्ष गौतम, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, सारे एंगल 109 डिग्री 28 मिनट है। VACPR में यही तो पढ़ के आए हैं, कहीं भी लगा दो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वैल्यू वही आएगी जो अभी हमने कंपैरिजन किया है, ठीक है। चलो यहां तक बात समझ में आई? हाँ जी, जो भी बच्चे कह रहे हैं नहीं समझ में आ रहा है, उन्हें क्या नहीं समझ में आ रहा है प्लीज बताएं भाई। जो भी बच्चे कह रहे हैं समझ नहीं आया, प्लीज बताएं क्या नहीं समझ में आया। हाँ जी, तो पैरा न्यूनतम होगा ये श्योर है, बट पैरा हमेशा जीरो होगा ये जरूरी नहीं है। आई होप ये चीज समझ में आ गई आपको। हाँ जी, एक क्वेश्चन आखिरी आपके लिए इस टॉपिक का, एक क्वेश्चन आखिरी इस टॉपिक का आपके लिए, देखिए ध्यान से। हमें म्यू का क्रम लगाना है, CH3F, CH3Cl, CH3Br, CH3I, ठीक है। इसे बोलते हैं A, इसे बोलते हैं B, इसे बोलते हैं C, इसे बोलते हैं D। ऑप्शंस दे रहा हूं, पहला ऑप्शन है ये, दूसरा ऑप्शन है
ये, तीसरा ऑप्शन है ये, चौथा ऑप्शन है ये। दिमाग लगाओ, ट्राई करो, देखते हैं कितने बच्चे कुछ सोच पाते हैं, नहीं सोच पाते हैं, जो भी है। यहां कुछ अलग कॉन्सेप्ट लगने वाला है, बट अपने दिमाग से एक बार ट्राई करके देखें प्लीज। हाँ जी, ऑर्थो मेटापैरा केवल बेंजीन में पॉसिबल है, और कहीं पॉसिबल नहीं है, और कहीं भी पॉसिबल नहीं है। ऑर्थो मेटापैरा नाम ही बेंजीन के लिए लगे हैं। तो प्लीज इस सवाल को ट्राई करें, प्लीज इस सवाल को ट्राई करें, फिर हम इसको डिस्कस करते हैं। ट्राई करो भाई। हाँ जी, करें डिस्कस। आंसर आ गया क्या? चलो आओ देखते हैं। तो बेटा जी, आप सब लोगों ने मेरे ख्याल से वैद्युत ऋणता के आधार पे इस सवाल को किया होगा, है ना? आप सब लोगों ने क्या किया होगा? स्ट्रक्चर बनाया होगा मे बी, और चेक किया होगा। तो देखो ध्यान से, इस सवाल में एक छोटा सा ट्विस्ट है। क्या छोटा सा ट्विस्ट है? स्पेशल केस है, ध्यान से देखना। हम बोलेंगे CH3F कैसा होगा? ऐसा। ठीक है, परंतु अगर मैं CH3Cl बनाने की कोशिश करूं तो वो हो जाएगा ऐसा। अगर मैं CH3Br बनाने की कोशिश करूं तो वो हो जाएगा ऐसा। और अगर मैं CH3I बनाने की कोशिश करता हूं तो वो हो जाएगा ऐसा। राइट, ये है CH3F, CH3Cl, CH3Br, CH3I। सर ये बंद लंबाई आपने लंबी लंबी सी क्यों लिखी है, ये नहीं समझ में आ रहा, है ना? ये बॉन्ड लेंथ आपने ऐसी ऐसी क्यों लिखी है, थोड़ा कम समझ में आ रहा है। तो बेटा बात इतनी सी है, बात इतनी सी है कि मैंने आपको एक नोट पॉइंट लिखाया था कि जब भी एक वर्ग के तत्व नीचे आते हैं तो आकार बढ़ता है, तो वो जिस परमाणु से जुड़ते हैं उनकी बंद लंबाई भी बढ़ जाती है। मतलब वर्ग में नीचे आने पर बंद लंबाई बढ़ती है, लेफ्ट टू राइट जाने पर घटती है। ठीक है, ये पॉइंट मैंने इसीलिए बनाया था। ये पॉइंट अगर मैंने इसीलिए बताया था आपको, तो आपको ये समझ में आया कि बंद लंबाई लगातार बढ़ती जा रही है। और आपको यह भी समझ में आता है कि वैद्युत ऋणता फ्लोरीन की सबसे ज्यादा है। अगर मैं बोलूं फ्लोरीन सबसे ज्यादा वैद्युत ऋणी है, क्लोरीन थोड़ा कम वैद्युत ऋणी है, ब्रोमीन सबसे कम उससे कम वैद्युत ऋणी है, और इस वर्ग में आयोडीन सबसे कम वैद्युत ऋणी है। तो आप ध्यान से देखिएगा,
हमें पता है कि डायपोल मोमेंट दो बातों पे डिपेंड करता है ना, Q इंटू डी। तो मुझे कोई ऐसे अणु का चयन करना है क्रम बनाते हुए जिसके लिए Q इंटू डी का मान सही आता हो। सर अभी तक किसी और सवाल में ये चीज पे ध्यान क्यों नहीं दिया? क्योंकि बाकी जगह पे सारी चीजें एक जैसी आ रही थी, Q इंटू डी से भी वही ऑर्डर आ रहा था, Q से भी वही ऑर्डर आ रहा था। पर यहां थोड़ा ट्विस्ट है। क्या ट्विस्ट है? तुम्हारा मन करेगा वैद्युत ऋणता के आधार पर फ्लोरीन का चयन करने का, ठीक है, वैद्युत ऋणता के आधार पे फ्लोरीन का चयन करने का। अरे सुन लो यार, तुम एक बात बताओ, तुम यहां पे कुछ भी कमेंट करो, तुम कुछ भी बको केमिस्ट्री को, क्या उससे एग्जाम में सवाल आने से रुक सकता है क्या? पेपर में आ गया तो करना ही पड़ेगा, सिलेक्शन के लिए पढ़ना ही पड़ेगा, तो रो के क्या फायदा दोस्त? हाँ जी, केमिस्ट्री में ऐसे, केमिस्ट्री में वैसे, और एक्सेप्शन और ट्विस्ट और पलाना और डिमकाना, क्या हो जाएगा उससे? कोई फर्क पड़ेगा क्या? मास्टर इस सवाल को हटा देगा तुम्हारे कोर्स से? या क्या जेई वाले इस सवाल को पूछने से मना कर देंगे? नहीं होगा ना ऐसे। तो सुन लो ना ध्यान से मैं क्या कह रहा हूं। कुछ चीजें होती हैं स्पेशल, उन्हें स्पेशल तरीके से समझना पड़ता है। क्या बोला मैंने बोला आवेश के आधार पर फ्लोरीन को जिताने का मन है, परंतु बंध लंबाई बहुत छोटी है। और अगर यहां आयोडीन की बात करें तो बंध लंबाई बहुत बड़ी है, आवेश बहुत छोटा है। तो हमें कोई ऐसे अणु का क्रम बनाना पड़ेगा जहां पे हम कहेंगे आवेश और बंध लंबाई दोनों का प्रोडक्ट बैलेंस कर दे एक दूसरे को। तो ऐसे में देखा जाता है फ्लोरीन का आवेश बहुत ज्यादा है पर बंध लंबाई बहुत कम है, क्लोरीन पे थोड़ा सा आवेश कम है पर बंध लंबाई ठीक ठाक है, तो उस चीज को बैलेंस कर देती है। क्लोरीन पे आवेश थोड़ा कम है, बंध लंबाई भी ठीक ठाक है, तो प्रोडक्ट को ठीक ठाक कर देती है। अगर प्रोडक्ट को ठीक ठाक कर देती है तो हमने क्या बोला, सबसे ज्यादा ये वैल्यू होगी, सबसे ज्यादा ये वैल्यू होगी, फिर ये वैल्यू होगी, फिर नॉर्मल आपका जो चलता है वो होगा। मतलब आपको उम्मीद थी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन के हिसाब से ऑर्डर आएगा, परंतु यहां पे Q इंटू डी की वजह से Q भी ठीक ठाक है, D भी ठीक ठाक है, तो प्रोडक्ट अच्छा आ जाता है। तो हम बोलते हैं CH3Cl सबसे आगे आ जाता है, फिर आता है CH3F, फिर आता है CH3Br, और फिर आ जाता है CH3I। ये बनता है हमारा डायपोल मोमेंट का सही क्रम। ये बनता है हमारा डायपोल मोमेंट का सही क्रम। समझ में आई बात? तो ये इंपॉर्टेंट था, इस वजह से आपका आंसर क्या बना? आपका आंसर बना बी ए के आगे आ जाएगा, बाकी सी और डी। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का? सी। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी। अब देखते हैं कितने बच्चों का तुक्का भिड़ गया इस सवाल में है, कितने बच्चों का तुक्का भिड़ गया। तो तुक्का अगर भिड़ने का चेक करना है मामला, तो 21% बच्चों का तुक्का भिड़ गया, 46% वो है जो ठीक है, जिनसे गलती हो जाती है, फ्लोरीन को ही जिताना होता है। परंतु यहां पे इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखें, अभय तिवारी, सुधांशु कुमार, शुभम यादव, तो बेटा सही तुक्का मारने के लिए बहुत बहुत बधाई मेरी तरफ से। आपने बिल्कुल सही तुक्का मारा है, आपको बहुत बहुत बधाई हो। राइट, ठीक है। तो बेटा आप देखो, मैंने बोला डायपोल मोमेंट पढ़ा क्यों था, आप ये टॉपिक तो भूल ही गए। हमने डायपोल मोमेंट पढ़ा क्यों था, आप ये टॉपिक तो भूल ही गए। हमने बोला था जिस तरह आयनिक आबंधों में सहसंयोजी लक्षण होता है और उसका पता चलता है फजान के नियमों द्वारा, उसी तरह सहसंयोजी आबंधों में आयनिक लक्षण होते हैं और आयनिक लक्षणों का पता चलता है डायपोल मोमेंट द्वारा। ये जो डेल प्लस डेल माइनस आ रहा है, ये आयनिक लक्षण ही तो है। तो सहसंयोजी आबंधों में आयनिक लक्षण होते हैं और आयनिक लक्षण का पता चलता है म्यू के क्रम द्वारा। कभी अगर आपको आयनिक लक्षण का मान निकालना हो, कभी आपको आयनिक लक्षण का मान निकालना हो, तो हम क्या कहते हैं, परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर निकालने के दो फॉर्मूले हैं। सपोज करो आपके पास एक परमाणु है ए, एक परमाणु है बी, जिन्हें आबंधित करके आपने बॉन्ड बनाया ए बी, और इसमें बी की वैद्युत ऋणता ज्यादा है ए से, तो यहां पे डायपोल मोमेंट भी कुछ हो सकता है, ठीक है, और इनकी वैद्युत ऋणता भी कुछ हो सकती है। तो परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर निकालने के दो तरीके के फॉर्मूले होते हैं। एक होता है वैद्युत ऋणता के चक्कर में हम बोलते हैं 16 इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस, ठीक है, प्लस 3.5
इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस का स्क्वायर। ये जो वैल्यू है ये परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर देती है। एक फॉर्मूला तो ये है। दूसरा फॉर्मूला क्या है? म्यू एक्सपेरिमेंटल अपॉन म्यू थियोरिटिकल इंटू 100 कि एक्सपेरिमेंटल जो आपको म्यू दिया जाए, थियोरिटिकल जो क्यू इंटू डी से आ जाए, अगर ये वैल्यूज आपको दी हैं तो इनका रेशियो इंटू 100 ये हो जाता है परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर। ऑल्दो इस पे ज्यादा सवाल कभी आते नहीं है, बट हाँ हमें पता हो तो बढ़िया रहेगा। ठीक है कि आप आयनिक लक्षण किसी भी सहसंयोजी आबंध में इस तरीके से चेक कर सकते हैं। एक्सपेरिमेंटल अपॉन थियोरिटिकल इंटू 100, थियोरिटिकल के लिए क्यू और डी दिया जाएगा, एक्सपेरिमेंटल एग्जैक्ट वैल्यू दी जाएगी, रेशियो निकाल के सॉल्व हो जाएगा। और या फिर वो कि आपको ए और बी की अलग अलग वैद्युत ऋणता का मान पता है, तो आप वैद्युत ऋणता का अंतर, वैद्युत ऋणता के अंतर का स्क्वायर यहां पे पुट कर दें और सॉल्व कर दें। सही है, बढ़िया, ठीक है। तो बेटा इसी के साथ में आपका आयनिक और सहसंयोजी लक्षण का जो टॉपिक है वो होता है समाप्त, वो होता है समाप्त। ठीक है, अब हमारा अगला टॉपिक, इससे क्वेश्चन कैसे आते हैं बेटा? या तो डेटा देके परसेंटेज आयनिक लक्षण पूछेगा, या फिर तुमसे ज्यादातर सवाल आजकल जेई वाला पता है क्या कहता है? क्वेश्चन ये कहता है, एक सवाल दिखाता हूं जो जेई के पेपर में आता है। इंटीजर टाइप आया, निम्न में से कितने अणु अध्रुवीय हैं? ठीक है, आपको एक अणुओं का संग्रह दे देगा, ये आपको एक क्वेश्चन दे दिया इंटीजर टाइप, और उसने बोला बताओ इनमें से कितने अणु अध्रुवीय हैं। ट्राई करोगे क्या? लो भाई ट्राई करना, इंटीजर टाइप सवाल है, जल्दी से। इंटीजर टाइप सवाल है, जल्दी से ट्राई करना। जल्दी, ऐसे सवाल आजकल जेई मेंस में बहुत आ रहे हैं। यस, करो भाई, ट्राई करो। निम्न में से कितने अणु अध्रुवीय हैं? यार एक बात बताना, अगर मैं अध्रुवीय या ध्रुवीय की बात करता हूं तो मैं इसको यह भी कह सकता हूं क्या कि वैद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र में जिनमें कोई बदलाव नहीं आता वो अध्रुवीय हैं, और वैद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र में जिनमें कुछ बदलाव आने लग जाता है उनके इलेक्ट्रॉन क्लाउड में, वो ध्रुवीय हैं। ये भी तो कह सकते हैं। तो कभी कभी सवाल लैंग्वेज पता है क्या करता है? निम्न में से कितने अणु वैद्युत क्षेत्र में या चुंबकीय क्षेत्र में कोई बदलाव नहीं करते अपने इलेक्ट्रॉन क्लाउड में, तो वो आपसे आसान भाषा में यही पूछ रहा है कि भाई कौन अध्रुवीय है। सिंपल सी बात है, ठीक है, वो आपसे आसान भाषा में यही पूछना चाह रहा है कि कौन अध्रुवीय है। तो अब कैसे बताएंगे ये सवाल? आइए ट्राई करके देखते हैं, आइए ट्राई करके देखते हैं। ध्यान से देखिएगा, सवाल ने आपको सिर्फ इतना सा कहा है कि BF3 अध्रुवीय बताना है। अध्रुवीय का मतलब आपको वो अणु सिलेक्ट करने हैं जिनका डायपोल मोमेंट 0 हो, आपको वो अणु सिलेक्ट करने हैं जिनका डायपोल मोमेंट 0 हो। अच्छा, जैसे कि BF3 अपने को पता है डायपोल मोमेंट 0 होता है,
SiCl4 बिल्कुल CCl4 जैसा होगा, और जब मानक ज्यामिति हो और चारों साइड परमाणु या सारे साइड परमाणु सेम हो तो इसका डायपोल मोमेंट भी जीरो होगा, इसका डायपोल मोमेंट भी जीरो होगा। CO2 sp संकरण है, रैखिक ज्यामिति है, साइड परमाणु सेम है, ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, डायपोल मोमेंट क्या होगा, जीरो होगा। SO2 नॉन जीरो होगा लोन पेयर की वजह से, NH3 नॉन जीरो होगा लोन पेयर की वजह से, CHF3 नॉन जीरो होगा 3 फ्लोरीन और 1 हाइड्रोजन की वजह से, H2O नॉन जीरो होगा 2 लोन पेयर्स की वजह से। सारे स्ट्रक्चर्स हमने बना रखे हैं, तो केवल ये दो ऐसे हैं, है ना, 1 2 और 1 ये 3 ऐसे हैं जो आपके क्या है, अध्रुवीय। बचे हुए 4 आपके पास में क्या है, ध्रुवीय। तो आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्त, 3। आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 3। पहले 3, आगे वाले सारे तो आपके ध्रुवीय ही थे। अगर ऐसा हुआ तो हमारा करेक्ट आंसर आ गया 3। और अगर हम चेक करें 24.4% बच्चे ही इसको कर पाए हैं। एरर वर्मा, जतिन शर्मा, मोहम्मद वारसी, ऋषभ पांडे, गोलू यादव, मुकेश कुमार, विवेक साहू, पुष्कर प्रताप, सुमित, अनिल यादव। यस, तो भाई ये थे आपके पास में आज की क्लास के टॉपिक्स। अब हमारे पास में एक टॉपिक बचता है MOT, हमारी फाइनल थ्योरी, आणविक कक्षक सिद्धांत। उसको डिस्कस करना है, ध्यान से डिस्कस करेंगे। कैसे डिस्कस करेंगे, वो हमारी फाइनल थ्योरी है कि सहसंयोजी अणु कैसे बनते हैं। ठीक है, अगली क्लास में उसको शुरू करते हैं। जब उसको शुरू करेंगे तो ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे आणविक कक्षक सिद्धांत को, और उसे खत्म करके उसकी अगली क्लास में हाइड्रोजन आबंध, थोड़े से MOT के सवाल और बॉन्डिंग के सारे PYQs एक साथ हैंडल करेंगे। ठीक है, बॉन्डिंग के PYQs एक साथ हैंडल करेंगे। तो जैसा कि तुम चाहते हो कि भाई फटाफट चैप्टर खत्म हो, तो आप लोग रिवाइज अच्छे से करिएगा, मॉड्यूल को ट्राई करके रख लो, MOT के अलावा सारे सवाल ट्राई करके रख लो। एंड आज के लिए इतना ही। सही है जी, आज के लिए इतना ही। इसके आगे बातचीत करेंगे नेक्स्ट क्लास में। अगली क्लास में MOT शुरू करेंगे। मैं अभी भी शुरू कर सकता था, बट बात है कि 10 मिनट में ना माहौल भी नहीं बनेगा और कोई फायदा भी नहीं होगा। फ्रेश क्लास से, फ्रेश माइंड से उस टॉपिक को शुरू करेंगे। इंपॉर्टेंट है, सवाल बहुत ज्यादा आते हैं। बंद कोटि और बंद लंबाई के बढ़िया सवाल MOT से ही आते हैं। बंद कोण के VSEPR से आते हैं, बंद कोटि और बंद लंबाई के अच्छे सवाल MOT से आते हैं। अगली क्लास में ढंग से समझेंगे। ठीक है जी, तो चलिए इसी के साथ थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।